प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से विदेशी मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर सिंह, अगर मोहम्मद यूनुस के चीन दौरे की हम बात करें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हर देश का जो नेता होता है वो दूसरे देश में जाता है, निवेश की बात करता है, अपने देशों में निवेश की बात करता है, दो देशों के बीच में साझेदारी की बात करता है। लेकिन मोहम्मद यूनुस जब से अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, उनका जो रवैया रहा है, चाहे वो हिंदू विरोधी रवैया रहा हो, साथ ही साथ पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के साथ नज़दीकी बढ़ाने का रवैया रहा हो, और अब जिस तरह से उत्तर पूर्व को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का जो व्यक्तित्व है उसमें ये मान लेना कि शायद उनको पता नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं या कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए मुझे लगता है ये हैरान करने वाली एक तरह से टिप्पणी है कि जो देश खुद ही भारत की भूमि से घिरा हुआ है, वो किसी भारत की भूमि को भूमि से घिरा हुआ बताने की कोशिश करें किसी तीसरे देश को। दूसरी बात ये भी कि जब डॉक्टर यूनुस को अच्छे से समझ है कि भारत और चीन के संबंध किस तरह के हैं, तो भारत की भूमि को पेशकश करना चीन के लिए अपने आप में एक तरह से प्रोवोकेटिव है। और इसीलिए आप देखें कि अलग अलग लोगों ने, आपके प्रोग्राम में भी दो लोगों ने कमेंट किया और हमारे उत्तर सर यहाँ पर एक तथ्य मैं ये भी रखना चाहूँगा कि जब डॉक्टर यूनुस चीन गए थे तो ये जो बयान है ये किसी मीडिया के जरिए नहीं आया। ये बयान वो तो 3-4 दिन पहले वो चीन गए थे, उसके बाद कल ये बयान बांग्लादेश की जो सरकार है, वहाँ की जो एजेंसी है, उनके द्वारा ये बयान को जारी किया गया और उसके बाद मीडिया को इस बयान को आगे बढ़ाया गया। सर बिल्कुल सही आपने कहा कि शायद ये ना केवल चीन को रुझाने की कोशिश थी, पर अपने देश में भी अपनी मान्यता बढ़ाने की एक तरह से कोशिश थी। क्योंकि आप देखें कि कहने को ये सरकार अंतरिम सरकार है, पर ना तो ये अंतरिम है, ना ये न्यूट्रल है, ना ये नॉन पार्टी सरकार है। इनका केवल एकमात्र जिम्मेदारी या मैंडेट है इनको कि वो किसी तरह से जल्द चुनाव कराएं। और इस तरह के बड़े निर्णय कि किस तरह से विदेश नीति चलेगी, किस तरह से घर में जो अलग अलग संस्थान हैं उनमें सुधार होंगे, संविधान में सुधार होंगे, ये चुनी हुई सरकारों का काम है। ये इंटरिम सरकारों का काम नहीं होता कि इस तरह के बड़े निर्णय आप लेना शुरू कर दें। तो अपनी घर में भी मान्यता बनाए रखने को मुझे लगता है लेकर ये एक कोशिश हो सकती है। जिस तरह से ये आपने देखा कि इतना प्रोवोकेटिव एक रिमार्क उन्होंने दिया है, और शायद एक तरह से कुछ अपनी भारत के प्रति आक्रोश या नाराजगी जो बांग्लादेश में बनी हुई है उसके समर्थन की एक संकेत का कोशिश हो, इसमें यह भी हो सकता है। तो अपनी सत्ता को बनाए रखने का भी एक इसमें पीछे मंशा हो सकती है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना उनका व्यक्तित्व विश्व में जाना जाता है, उसमें ये नहीं कह सकते कि ये उनको समझ नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत सोच समझकर उन्होंने इस तरह का जो व्यक्तित्व उनका है उसके सामने ये टिप्पणी करना, इसके पीछे कुछ जाहिर है कि उनकी रणनीति है। रणनीति क्या है? वो यही है कि जो अपनी सत्ता है उसको बनाए रखें, और उसको बनाए रखने के लिए क्योंकि अमेरिका से सहायता बंद हो रही है, भारत कम से कम अपना तालमेल बना रहा है, बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं दिखा रहा है, तो चीन के यहाँ जाकर उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना और जो चीन को बात खुश करे वही बात कहना, ये भी उसके पीछे एक मंशा हो सकती है। और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा असर होने वाला है। चीन भी समझता है कि भारत का प्रभाव कितना है बांग्लादेश के ऊपर, और भारत के बगैर मर्जी के कितनी बड़ी वहां हिस्सेदारी बन सकती है या नहीं बन सकती है, ये वो पहले से ही सीख चुका है। ग्वादर और हम्बनटोटा में वहां दो बड़े पोर्ट बनाकर जो चल नहीं रहे, सितवे पोर्ट। सर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में और श्रीलंका में पोर्ट बनाकर उसने देखा कि वो चल नहीं सकते जब तक भारत उसमें चीन का साथ नहीं देगा। तो इसी तरह से यदि सितवे या चिटंगोंग में वो कुछ करना चाहता है तो भी वो, जिसको हम कहते हैं कि वाइबल नहीं होगा कमर्शियली, वो उसको कर देना संभव नहीं है चीन के लिए। और 10 साल के बाद वहां भी सवाल उठने शुरू हुए हैं कि आप इस तरह का निवेश करते हैं तो उसको चीन में क्या फायदा, चीन सर को क्या ये फायदा। बहस हम कई बार आपके साथ हम कर चुके हैं कि किस तरह से वो वहाँ पर कमज़ोर हो रहे हैं, वहाँ पर वो बांग्लादेश को आगे को नहीं ले जा पा रहे हैं, कट्टरपंथियों के पीछे छुप रहे हैं, उनकी लगातार वहाँ पर जो पॉपुलैरिटी है वो गिर रही है। लेकिन उत्तर पूर्व को लेकर के अगर वो कहेंगे तो जिस तरह से उत्तर पूर्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, सितवे पोर्ट को भारत ने डेवलप किया है बंगाल की खाड़ी से जोड़ने के लिए, ये सब क्या बांग्लादेश को दिखता नहीं क्या? मुझे लगता है इस वक्त ये भी याद करना जरूरी हो जाता है कि हाँ, भारत ने जब शेख हसीना की सरकार थी वहां तो कई तरह के ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन किए थे जिससे भारत को रोड से
रेल से, वाटरवेज से, और फिर ये कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के चिटागोंग जाकर ये सब सुविधाएं मिली थी कि हम भारत जो है वो लगातार हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनसे जुड़ा रहे। आपको याद होगा 1965 में जब युद्ध हुआ था तो जी। इस तरह की सहूलतें तब भी थी भारत को, और अचानक वो सारी सहूलतें बंद कर दी गई थी और कई दशकों तक बंद रही फिर उसके बाद। तो भारत को इसको एक मौका, एक अवसर की तरह मुझे लगता है देखना चाहिए, बिल्कुल। और किस तरह से बहुत ही डिपेंडेबल अल्टरनेटिव्स की हमें जो जरूरत है उसकी और हमारा ध्यान जाना चाहिए। और कभी भी इस तरह से यदि कोई कट्टरपंथी की सरकार वहां बन जाती है तो क्या वो भारत को इस तरह की परेशानी खड़ी कर सकते हैं भारत के सामने। तो ये भी एक अवसर भारत के लिए है ठीक है कि सर। किस तरह के अल्टरनेटिव भारत बना सकता है। लगातार उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनसे जुड़े रहने के लिए उस पर भी मुझे लगता है सोचना जरूरी हो जाता है एक तरह से। ठीक है सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा।